हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरएम पीसीएस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्न से रहने वाला है। इसमें इससे संबंधित सारे अनुच्छेद को भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? आंसर हो जाएगा संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? आंसर है 34। दूरसंचार विवाद निपटने एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा करने पर हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आंसर है 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 134 के 1। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में
उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभा विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न, अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है तो न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां हैं। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता, ऐसा अनुच्छेद 124 के 7 में कहा गया है या वर्णन है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद यहाँ पर मिटा हुआ है। आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। सर्वोच्च भारत की व्याख्या से संबंधित संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को हो जाएगा। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 132 में है। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 133 में है। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 134 में है। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, अनुच्छेद 136 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोक हितवाद यानी PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न और अनुच्छेद करने वाले हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? आंसर है कनाडा। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आंसर हो जाएगा 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17वें का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? आंसर है उच्च न्यायालय से। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 में है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के।
7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होते हैं। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने का पिंजरा बोला था। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां हैं। राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है सरोजिनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 में। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल। 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। और 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य है। एक 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। 201 नंबर का है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।